प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जोरों शोरों से सदस्यता अभियान चल रहा है आपका उत्तराखंड में। किस तरह से तैयारियां भी हैं और किस तरह से नेता जगह जगह पर जाकर के सदस्यता अभियान को धार दे रहे हैं? नए सत्र 2024 की सदस्यता 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सदस्य बनने के साथ में प्रारंभ हुई है। और सदस्यता अभियान को हम संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश भर में बहुत व्यापक स्तर पर सदस्यता का अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में भी हम लोग घर घर गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम जा रही है और सभी लोगों से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ हैं, पंच निष्ठाएँ हैं और इसी के साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लाखों लोग उत्तराखंड में इस समय सदस्य बने हैं और सदस्यता का जो पहला चरण है वो 25 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण हमारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता का रहेगा। जी। कोठारी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्शन का समय भी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या फिर हरियाणा में हो, किस तरह से आपने टीमों को भेजा है? किस तरह से टीमें काम कर रही है? उत्तराखंड से कौन कौन बड़े नेता भी जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जिम्मेदारी दी गई है दोनों राज्यों के लिए? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी जम्मू कश्मीर में सभा करके आए हैं और हमारे कई विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी जम्मू कश्मीर में चुनाव में लगे हुए हैं और सतपाल महाराज जी की भी कुछ कार्यक्रम हरियाणा में भी हुए हैं। और इस तरह से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो एक विधानसभा, दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, ऐसे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हमारे दोनों राज्यों में चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। लगातार भाई साहब ये भी देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था हाल फिलहाल में, जिसको उन्होंने बताया था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसे में बीजेपी लगातार घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। किस रूप में आप उनके इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार देश की जनता को गुमराह कर रही है, भ्रमित कर रही है। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो देश में अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरा भ्रम उन्होंने ये फैलाया कि केंद्र में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो देश का संविधान ये लोग बदल देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे। और देश की जनता कहीं कहीं उनके भ्रम में, उनके गुमराह होने में आई भी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया, तो ये जो है घटिया राजनीति कांग्रेस करती है। और इस समय भी कांग्रेस तरह तरह की इस प्रकार के प्रोपगंडे कर रही है जिससे जनता भ्रमित हो। लेकिन देश की जनता जागरूक है, वो अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि किस पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विकास की बात करती है, इस राष्ट्र के विकास की बात करती है, इस राष्ट्र के जो सांस्कृतिक मानबिंदु हैं उनकी रक्षा की बात करती है। इसलिए देश की जनता मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा हो, और देश की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही है। भाई साहब, कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है क्राइम रेट में। तो किस रूप में आप देख रहे हैं और कैसे आप लोग इसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार आपकी है। देखिए, समाज में कई तरह के तत्व होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं और अपराध की घटनाएं निरंतर होती हैं, पहले भी हुई हैं, वर्तमान में भी होती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी को त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम यदि सरकार करे, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हों, अपराधियों को जो है कोई भय न हो, ये ज़्यादा चिंताजनक है। जैसे पश्चिमी बंगाल के अंदर हुआ कि खुद वहाँ की सरकार अपराधी को बचाने में लग गई, उनके अपराध के साक्ष्यों को मिटाने में लग गई। ऐसा उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड की सरकार ने जहाँ भी जो भी आपराधिक घटना हुई हो, प्रत्येक घटना पर त्वरित कार्रवाई की है और अपराधी को तत्काल जेल की शिक्षों के पीछे भेजने का काम किया है। अपराधी के मन में उत्तराखंड में भय है
और अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचता है। जी भाई साहब, उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ में, किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर के? केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और केदारनाथ क्षेत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। एक मास्टर प्लान वहाँ के लिए स्वीकृत किया जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए से वहाँ के विकास कार्य हो रहे हैं और केदारनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए वहाँ जो देश और विदेश से यात्री आते हैं उन यात्रियों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए वहाँ मास्टर प्लान पर लगातार काम चल रहा है जो कि प्रगति पर है। राज्य सरकार ने भी जैसे वहाँ 30 जुलाई की रात को एक बहुत बड़ी आपदा केदार घाटी में आई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 17,000 तीर्थयात्रियों को जो रास्ते में फंस गए थे उनका रेस्क्यू करने का काम किया, उनको सुरक्षित स्थानों पर निकालने का काम किया है। और घोड़े खच्चर वाले हैं, डंडे कंडे वाले, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोग भी वहाँ फंस गए थे, उनको वहाँ से बचाने का काम किया है और पुनः यात्रा को सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है और धीरे धीरे वहाँ की यात्रा का जो रूटीन है वो अपने उस पे आ रहा है, सरलकरण उसका हो रहा है और यात्रा धीरे धीरे मुझे लगता है कि 20 सितंबर के बाद अपने पूरे उस पर चलेगी और ये जो हमारा शेष बचा हुआ समय है यात्रा के लिए 3 नवंबर तक यात्रा बढ़िया तरीके से चले, अधिक से अधिक तीर्थयात्री आएँ और उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केदार घाटी के जितने भी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका केदारनाथ धाम पर निर्भर करती है। इसलिए यात्रा अगर अच्छी चलेगी तो उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। तो ये सारा ध्यान और प्राथमिकता राज्य सरकार के दृष्टिगत है। यात्रा तो कांग्रेस ने भी की है, किस रूप में आप उनकी यात्रा को देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन का समय है और ऐसे में अगर एक्टिव तो वो भी नज़र आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोना चोरी हुआ है उसका सरकार संज्ञान ले और तमाम विषय केदारनाथ से जुड़े। देखिए, कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो केदार धाम को बचाने की बात कर रहे हैं। वहाँ स्वयंभू केदार हैं, भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान हैं। भगवान शंकर को वो कांग्रेस पार्टी के नेता बचाने की बात करते हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया लिख करके कि राम एक काल्पनिक पात्र है, ये कल्पना है। तो जो हमारे देवी देवताओं को कल्पना मानते होंगे वो केदारनाथ धाम को बचाने की बात करते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में संयोगवश हमारे मुख्यमंत्री जी जो केदारनाथ जी का मंदिर वहाँ बन रहा था उसमें उपस्थित रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से ये दुष्प्रचार करने का काम किया कि केदारनाथ धाम का अस्तित्व संकट में है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इस बात को कहता भी हूँ कि जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गणेश गोदयाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, 2015 में फरवरी के महीने में बम्बई के निकट वसई में उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम का मंदिर का शिलान्यास किया। वो मंदिर हूबहू उसकी प्रतिकृति अगर देखेंगे तो सेम ऐसी है जैसे बद्रीनाथ जी की है। वह मंदिर भी बन करके लगभग तैयार हुआ है, कांग्रेस के समय में बनकर तैयार हुआ है, कांग्रेस के संरक्षण में बन करके वो तैयार हुआ है। कांग्रेस के संरक्षण में भी वहाँ ट्रस्ट बना है जिसने बहुत बड़ी धनराशि मंदिर को बनाने के लिए एकत्र की है। उस समय कांग्रेस क्यों चुप रही? हैदराबाद के अंदर केदारनाथ जी का मंदिर बना है और वह भी एज इट इज़ सेम जैसे प्रतिकृति केदारनाथ जी की है, धाम की है, उसी प्रकार का मंदिर हैदराबाद में बनकर तैयार हुआ है। कांग्रेस क्यों चुप रही है? आज केदारनाथ विधानसभा का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस इसको राजनीतिकरण कर रही है। और वो कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है जो काशी विश्वनाथ के अस्तित्व को नहीं मानती है, जिस कांग्रेस ने सोमनाथ के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के अस्तित्व को नहीं माना, वो कांग्रेस आज केदारनाथ धाम को बचाने की बात कर रही है जो कि बहुत ही हास्यास्पद है। जी भाई साहब, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं प्रदेश में, कब होंगे अभी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर? स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली है और बीच में ये प्रकरण आया है। इसमें विधानसभा का सत्र जो गैरसैंण में हुआ था उसमें माननीय विधायकों ने कुछ शंका उसमें जाहिर की थी। उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा एक प्रवर समिति का गठन कर दिया गया है। प्रवर समिति
जो विषय आए हैं उनका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगी, और जब वो रिपोर्ट देगी उसके बाद उनकी रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा, और उसके बाद उसमें ओबीसी के आरक्षण के विषय में निर्धारण होते ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, और जैसे आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद चुनाव होंगे। राज्य सरकार तत्काल चुनाव की घोषणा करेगी। बस अब कांग्रेस से ये आरोप लगा रही है कि आपके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की जा रही है। उसमें वैधानिक कार्रवाई चल रही है। बढ़ते महिला अपराध पर भी कुछ अंकुश लगाने के लिए कार्य चल रहे हैं। हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। जहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायत आई है, इस प्रकार की कोई घटना घटी है, तो राज्य सरकार ने तत्काल उस पर जो है कार्रवाई की है। जी, लगातार क्योंकि कांग्रेस में भी बैठकों का दौर देखा जा रहा है, लगातार वो भी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सह प्रभारी उनके पहुंचे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि जनता से एक जुड़ाव हो सके। किस रूप में आप देख रहे हैं उनके कार्यों को? उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के छल प्रपंच को अच्छी तरह से समझती है, इनके घड़ियाली आंसुओं को भी अच्छी तरह से समझती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी चुनाव पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, उन चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, चुनाव जीते हैं। 2 उपचुनाव जो विधानसभा के हुए थे, उन 2 उपचुनाव के उदाहरणों को लेकर के वो कह रहे हैं कि साहब अब तो बिल्कुल जनता ने अपना मन बदल दिया है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें 2 उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा कभी हमारे पास नहीं रही है, वहाँ कभी भी हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीते हैं। वहाँ समीकरण, सामाजिक समीकरण कुछ इस प्रकार का है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर की सीट नहीं है। जहाँ तक बद्रीनाथ विधानसभा का सवाल है, वहाँ निश्चित रूप से कुछ चूक अगर हुई है तो उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है, और जो कमियाँ, जो गड़बड़ियाँ रही हैं उनको हम आगे वो न दोहराई जाएं, उसकी हम समीक्षा करके वहाँ के चुनाव के अनुभव को लेकर के और अपनी रणनीति के साथ में, एक बेहतर रणनीति के साथ में हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ेंगे और पंचायतों का चुनाव भी लड़ेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आदित्य कोठारी जी थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल ठाकुर। देश और प्रदेश में भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। ऐसे में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता अभियान ली और सदस्यता ली पार्टी की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदस्यता ले चुके हैं। ऐसे में तमाम विधायकों को, सांसदों को, सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाएं। ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रजभूषण गैरोला जी हैं, डोलावाला से विधायक हैं। भाई साहब, किस तरह से सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? जी हाँ, 1 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया था, और हमारे प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सदस्य अभियान का शुभारंभ किया गया, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हर बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता जो है सदस्यता के लिए बड़ा अभियान में बड़ा जोर शोर से लगा हुआ है। और आपने देखा है कि अभी चंद दिनों के अंदर ही प्रदेश के अंदर 3.5 लाख से अधिक की सदस्यता हो चुकी है। लोगों में बहुत उत्साह है। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 साल के अंदर ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उनसे जनता काफ़ी प्रभावित है, और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनने में सब लोग अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि अभी भी हमारी विधानसभा में भी 4 संगठन की दृष्टि से 4 मंडल पड़ते हैं और 190 बूथ हैं। हर बूथ में हर कार्यकर्ता, बूथ का हमारा अध्यक्ष है, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, मंडल की टीम है, जिले की टीम है, हमारे विस्तारकों को जिम्मेवारी दी गई है। सब विस्तारक अपने अपने क्षेत्रों में, अपने मंडलों में प्रवास कर करके इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। जी, आपको किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है वह सब संगठन की ओर से? ये संगठन का मैं सारा अपनी विधानसभा का सारा देख ही रहा हूँ लगातार। अभी मैं परसों ही आया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में था, विधानसभा चुनाव में अभी वहीं पे था। गुलाबगढ़ विधानसभा, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र की विधानसभा वहाँ पर था, वहाँ से परसों ही लौट के आया हूँ। और मैं वहाँ से भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में कर रहा था। अपने जितने वरिष्ठ हैं उन संगठन के कार्यकर्ताओं से, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि रहे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, सभी से संपर्क कर करके इस सदस्य अभियान में मैं भी पूरा अपना सहयोग कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर
जो लक्ष्य हमको सबको दिया गया है कि हमको अधिक से अधिक संख्या सदस्य बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर ये हम इसको पूरा करेंगे। भाई साहब, आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी थे और किस तरह का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पर होने हैं, आपने तो बारीकी से देखी होगी चीज़ें। जी, जी। हाँ, जम्मू कश्मीर विधानसभा का यूटी का असेंबली का चुनाव हो रहा है वहाँ पर, और 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। वहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी लोगों का, जहाँ कुछ लोग ऐसे पृथकतावादी लोग थे जो चुनाव का बहिष्कार की बात करते थे कि जनता पार्टिसिपेट नहीं करे, लेकिन लोकसभा में भी जनता ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इससे पहले पंचायतों में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। पंचायतों के प्रतिनिधि जो हमारे वहाँ पे सरपंच होते हैं, बीडीसी होता है, डीडीसी होता है, उस सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया जेएंडके में। और अभी मैं विधानसभा चुनाव में देख रहा था, आप लोग देख रहे होंगे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों में खुशी का वातावरण है। लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का के किए हुए विकास कार्यों को देखा है। आज वहाँ पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। वहाँ का हर आदमी तरक्की चाहता है कि यहाँ पर तरक्की, और तरक्की के लिए लोग वोट देना चाह रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मैंने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ, लोग तुलनात्मक वो कर रहे थे कि वहाँ पर पहले पंचायतों में एक प्रधानमंत्री आवास या 2-3 मिलते थे, लेकिन अब एक-एक पंचायतों में 2-2, 250-250 पंचायतों में लोगों को वहाँ पर आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला है। ऐसे जल जीवन योजना मिशन का योजना का है, सड़कों का निर्माण का है, आपके आयुष्मान भारत योजना का, वहाँ पे लोगों ने बहुत उसको एप्रिशिएट किया। बहुत उसको उन्होंने कहा कि इससे हम गरीब लोगों का, वहाँ पर जो वहाँ पे रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं, उनको बड़ा उसका लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पर जो हमको वहाँ पे वातावरण दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। लेकिन भाई साहब, जो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको बीजेपी किस तरह से बीट कर रही है, क्योंकि काफ़ी वर्चस्व है उन पार्टियों का भी वहाँ पर। देखिए, रीजनल पार्टी वहाँ पर, आप सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद और जब ये कश्मीर का भारत में विलय हुआ है, उस समय से वहाँ पर रीजनल पार्टी के नाम पर एक एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मुख्य तौर पर रही है, या कांग्रेस का शासन रहा है। बीच में मुफ्ती महबूबा भी आई हैं, उनका तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उनकी रीजनल पार्टी को, और इक्के-दुक्के आजकल कुछ नई-नई पार्टियाँ भी आई हैं वहाँ पर। लेकिन लोग तुलना कर रहे हैं कि एक तरफ 70 सालों तक जिन्होंने बड़े लंबे समय तक राज किया, वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हो पाया, उपेक्षित क्षेत्र रहा है, कोई कहीं विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब से यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ पर विकास की गंगा बही है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर रीजनल पार्टी ने जो वहाँ का विकास ठप कर दिया था, भ्रष्टाचार था, लूट-खसोट था, वो सब उस पे कंट्रोल हो गया है। और अब लोगों का विश्वास ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शिता से काम करती है और काम धरातल पे दिखता है, उसको लोग इस बार चुनाव में वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। जी भाई साहब, क्योंकि हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो हरियाणा में भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? किस तरह से आपको भी जिम्मेदारी मिली है वहाँ पर हरियाणा में भी? देखिए, हमारे उत्तराखंड से भी हरियाणा में बहुत से हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक, मंत्री, इनको ज़िम्मेवारियाँ दी गई हैं। संगठन कार्यकर्ता, जहाँ विभिन्न राज्यों में चुनाव होता है, तो हर संगठन के कार्यकर्ता को ज़िम्मेवारी दी जाती है। जहाँ तक है, मैं तो हरियाणा पे गया नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा में बहुत अच्छा वातावरण है। 2 बार हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर बन चुकी है, और तीसरी बार भी निश्चित तौर पर हमारी सरकार वहाँ पर बनेगी। जी भाई साहब, एक राहुल गांधी जी का एक बयान भी आया था जब वो अमेरिका में थे। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। हालांकि उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन बीजेपी पार्टी ने इस बयान को पकड़ लिया। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो राहुल गांधी कब कहाँ क्या कह दें, और उनके बयान से वो आखिर लीडर ऑपोजिशन है, वो एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो उन्होंने विदेशों में जा कर के अपनी मंशा प्रकट कर दी है कि हम यहाँ से आरक्षण को ख़त्म करेंगे, और हम ये कहते हैं कि आरक्षण उन लोगों के लिए आवश्यक है जो हमारे आज ज़रूरतमंद है। तो इससे इनकी कांग्रेस की मानसिकता पता चल जाती है। कांग्रेस के नेता को जवाब देना चाहिए, क्या वो आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, या इतने बड़े समाज के साथ वो अन्याय करना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी, राजीव गांधी के जो राहुल गांधी ने जो कहा है, उसकी कड़ी भर्त्सना करती है। उन्होंने देश के लिए अभी कैसे देश विरोधी जो लोग, जो संगठन के जो लोग हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो भारत विरोधी प्रचार में लगे रहते हैं, उनके साथ वो मीटिंग करते हैं। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर वो बना रहे हैं।
तो ये उनको शोभा नहीं देता है और निश्चित तौर पर ऐसे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बस अब लगातार कांग्रेस जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी को घेरने का काम करती है। उत्तराखंड में भी खास तौर पर यही हो रहा है कि आपकी जो धामी सरकार है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर देखिए हमारी सरकार जब जब कभी कोई क्राइम होता है तो उस पे तत्काल कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन लगातार उस पे कार्रवाई करता है। कहीं भी कोई घटना होती है तो उस पे पुलिस कड़ा कदम उठाती है। तो मैं नहीं समझता कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ कोई ख़राब है। हमारे यहाँ अदर्स स्टेट की अपेक्षा हमारा स्टेट में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन उत्तराखंड तो भाई साहब पहले नंबर पर आ गया है अपराध की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो महिला अपराध यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ऐसे में उनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह से कोशिश की जा जहाँ रही है? जहाँ पे भी ऐसा कोई घटना घटी है तत्काल पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। हमारे सामने एक जो उदाहरण है कि जो बस अड्डे में एक बच्ची के साथ कुछ ऐसे गंदे सामाजिक तत्वों ने उनके साथ बच्ची के साथ कोई गलत गलत काम किया था। तत्काल उनको कुछ ही घंटों में उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड में कहीं कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो इस प्रकार का करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, केदारनाथ में उपचुनाव भी होने हैं। किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, क्या माने? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जुटी हुई है। आप देख ही रहे होंगे रैलियों के माध्यम से भी और तमाम लोगों से जुड़ाव भी रख रहे हैं। क्या मान रहे हैं कितना बीट करेगी बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर केदारनाथ का विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। हमारी वहाँ से विधायक रही हैं और जनता में अच्छा हुआ है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 2013 के बाद यहीं पे काम हुआ है। आज केदारनाथ में कितनी बहुत बड़ी आपदा आई थी, उसके बाद उसको सजाने संवारने का काम, उसके पुनर्निर्माण का काम, वहाँ पर बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ने ही वहाँ पर बजट की व्यवस्था करवाई है। आपके वहाँ पर जितने भी आपदा से नुकसान हुआ था, वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए, उनके लिए कंपनसेशन के लिए हमारी सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा भी हमारी जो यहाँ से विधायक रही हैं, स्वर्गीय हमारी बहन हमारी जो रही हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट के लिए अपने 2 साल 2.5 साल के अंदर उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लगातार सोना चोरी के आरोप लगाती रहती है कांग्रेस बीजेपी पर। ऐसा उसमें कोई दम नहीं है। सोना कौन चोरेगा? भगवान के धाम के यहाँ के लोग सब धार्मिक वाले लोग हैं। यहाँ तो भगवान का मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं। किसी का कोई एक पैसा भी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बड़ा कोई पाप करेगा। ये देवभूमि के लोग हैं और हम सब लोग जितने भी सनातन को मानने वाले सारे लोग हैं देश के अंदर हैं, वो ऐसा कभी गलत काम सोच भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर है। तो आपको लगता है भाई साहब कि जिस तरह से उपचुनाव में दोनों सीटें उन्होंने जीत ली थी, इस बार तीसरी सीट आप ही जीतेंगे बीजेपी? देखिए, वो दोनों सीटें हमारे पास नहीं थी, पहले भी नहीं थी और ये सीट हमारे पास है और निश्चित तौर पर हम लोग इसको जीतेंगे। क्योंकि हमें हमारी जो यहाँ से विधायक रही हैं, माननीय शैला रानी रावत जी रही हैं, यहाँ से एमएलए रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, अपने 2.5 साल के अंदर। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें अच्छा कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य वहाँ पर किया है, तो उसका लाभ हमको मिलेगा। हाल फिलहाल में उन्होंने यात्रा भी की है। लग रहा है कि यात्रा का लाभ उनको मिलेगा कांग्रेस नेताओं को? कुछ नहीं, वो यात्रा लाभ तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने के लिए कुछ भी करने के लिए वो करना है। वो विपक्ष है, देखिए प्रतिपक्ष है, उनका काम है कहना है, उनको करना है और हमारा काम है जनता की भलाई करना। हमारे पास जिम्मेवारी है, कि हम जनता को सुशासन दें, अच्छा कार्य करें, डेवलपमेंट का काम करें। जो जनता ने हम पे विश्वास दे करके हमको सरकार बनाना में जनता का बड़ा आशीर्वाद हमको रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग अच्छा कार्य कर करके जनता को वो सुविधाएं दें। अंतिम सवाल भाई साहब मेरा ये है कि निकाय चुनाव प्रदेश में कब तक होंगे? क्या माने? किस तरह की तैयारियां भी हैं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की? देखिए, निकाय चुनाव तो हमारे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी हमारी सबकी हो चुकी है और हम लोग बिल्कुल अच्छे उसमें हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। लोकल बॉडी में चाहे नगर निगम के हों, चाहे हमारे म्यूनिसिपलिटी के हों, चाहे नगर पंचायत के हों, हम लोग बहुत अच्छे उसमें रहेंगे। जैसे पहली स्थिति रही वैसे रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए ब्रजभूषण ग्यारोला जी को आप सुन रहे थे। डोईवाला से विधायक हैं और तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।